Jai Jinendra to all. Welcome to the second class of Auditing and Assurance of CA Inter. Hope you have watched the first video and learned the topics covered there. Proceeding further, in this video, we will start from aspects to be covered in auditing concerning final statements of accounts. पेज नंबर 1.4. ऑडिट में हमारे को क्या क्या चीज़ें कवर करनी रहती हैं वो इस टॉपिक के अंदर दिया गया है. ये क्वेश्चन है मई 18, आरटीपी मई 18 और एमटीपी मार्च 19 के अंदर आ चुका है. ऑडिट को करते हुए हमें क्या क्या चीज़ों को कवर करना चाहिए. फर्स्ट पॉइंट, एन एग्जामिनेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल. जो उस फर्म का या लीगल एंटिटी का अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल है उसका ऑडिटर को एग्जामिनेशन करना चाहिए. सेकेंड पॉइंट आ रहा है रिव्यूइंग द सिस्टम एंड प्रोसीजर्स टू फाइंड आउट वेदर देयर आर एडिकेट एंड कॉम्प्रहेंसिव. जो उस एंटिटी के अंदर इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम है और जो प्रोसीजर्स वो एंटिटी लगा रही है वो एडिकेट हैं या नहीं है और वो पूरे कॉम्प्रहेंसिव डिटेल हैं या नहीं है. और इंसिडेंटली वेदर मटेरियल इनएडिकेसीज एंड वीकनेसेस एग्जिस्ट. क्या कोई उनमें मटेरियल इनएडिकेसी है या फिर कोई वीकनेस उन सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करती है जो कि फ्रॉड को या फिर एरर्स को परपेट्रेट करने दे अपने अंदर. थर्ड पॉइंट, चेकिंग द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय द वेरिफिकेशन ऑफ पोस्टिंग्स बैलेंसेज. जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के टोटल अरिथमेटिकल एक्यूरेसीज हैं, जो टोटलिंग एरर्स हुई हैं या फिर हम लोगों ने पेज 1 के अंदर हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था 500, नेक्स्ट पेज पे जाके हमने उसको 50 या फिर 5000 कर दिया, तो हमारे को ऑडिटर को वो चीज़ चेक करनी रहती है. वेरिफिकेशन ऑफ द ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजेक्शंस एंटर्ड इनटू by making an examination of the entries in the books of accounts with the relevant supporting documents. जो ट्रांजेक्शन्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर एंटर किए गए हैं उनको हम लोग हमारे रेलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर एग्जांपल वाउचर्स के थ्रू मैच करके देखते हैं कि वो सही एंट्री उनकी चढ़ाई गई है या नहीं चढ़ाई गई है. नेक्स्ट पॉइंट, ascertaining that a proper distinction has been made between capital and revenue nature items. फॉर एग्जांपल पीपीई को हमने कैपिटलाइज करा है, कहीं हमने उसको रेवेन्यू नेचर का मानते हुए उसको पीएनएल के अंदर डेबिट तो नहीं कर दिया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स को. सिक्स पॉइंट, कंपैरिजन ऑफ द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अदर स्टेटमेंट्स विद द अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स. बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग जो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं वाउचर्स या फिर जो भी बैंक स्टेटमेंट्स हैं उनसे हम लोग टैली करके देखेंगे, मैच करके देखेंगे, कंपेयर करके देखेंगे. सेवेंथ पॉइंट, वेरिफिकेशन ऑफ द टाइटल एग्जिस्टेंस एंड वैल्यू ऑफ द एसेट्स अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट. जो बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स एग्जिस्ट कर रही हैं उनका हम लोग टाइटल देखेंगे कि वो हमारी लीगल एंटिटी के नाम से भी हैं या नहीं है, एग्जिस्ट करती भी हैं वो असलियत में या नहीं करती हैं, और उनकी वैल्यू कितनी है. असलियत में उनकी वैल्यू 50,000 हो, हमने बुक्स में 5,000 दिखा रखी हो, या 5 करोड़ हो, या फिर उल्टा हो इसका कि 5 करोड़ हमने दिखा रखी है असलियत में उसकी वैल्यू 5,000 ही हो. एनीथिंग इज़ पॉसिबल. तो वो भी ऑडिटर को चेक करना रहता है. ये ऑडिटर के एस्पेक्ट्स के अंदर कवर होता है. अब यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट में ग्रीन बॉक्स में दे रखा है असर्शंस अबाउट अकाउंट बैलेंसेज एट द पीरियड एंड. कि पीरियड एंड जब हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है उसके बाद अकाउंट बैलेंसेज को चेक करने के लिए असर्शंस क्या क्या मैनेजमेंट हमारे को देता है. असर्शंस का मतलब नीचे दे रखा है आपको. असर्शंस होते हैं, अगर हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में देखें, लेमन लैंग्वेज में, तो असर्शन का मतलब होता है डिक्लेरेशन. आप ऑडिट के लैंग्वेज में देखेंगे तो यहाँ आ रहा है रिप्रेजेंटेशन बाय द मैनेजमेंट एक्सप्लिसिट और अदरवाइज डेट आर एम्बॉडीड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. जो मैनेजमेंट ने हमारे को रिप्रेजेंटेशंस बनाकर दिए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रूप में उनको हम लोग असर्शंस बोलते हैं. अब असर्शंस अकाउंट बैलेंसेस के लिए क्या रहेंगे पीरियड एंड में. फर्स्ट पॉइंट आएगा हमारा एग्जिस्टेंस, कि जो बैलेंस अकाउंट बैलेंसेस हैं वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, मतलब असेट्स एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं, लायबिलिटीज़ जो रिपोर्टेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं, और जो इक्विटी इंटरेस्ट दिखा रखा है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है. सेकेंड पॉइंट आ रहा है राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस. जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारी असेट्स दिखा रखी हैं उनके ऊपर हमारा राइट भी है या नहीं है, और जो लायबिलिटीज़ हमने दिखा रखी हैं वो हमारी ऑब्लिगेशन है भी या नहीं है, उनको हमारे को पे भी करना है या फिर हमारे को उनको राइट ऑफ कर देना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से. थर्ड पॉइंट आ रहा है कंप्लीटनेस. सारे ऑल लायबिलिटीज़, ऑल असेट्स, इक्विटी इंटरेस्ट जो हमारे को दिखाने चाहिए थे वो हमने दिखाए हैं या नहीं दिखाए हैं. फोर्थ पॉइंट आ रहा है वैल्यूएशन एंड एलोकेशन. असेट्स, लायबिलिटीज़ और इक्विटी को हमारे को जिस वैल्यू पर दिखाना चाहिए था हमने उसी वैल्यू पर उनको दिखाया भी है या नहीं दिखाया है, ये आएगा. ये आपके पेपर में 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट नोट की तरह. अगला, ऑडिटर को और क्या क्या देखना चाहिए. वेरिफिकेशन ऑफ द लायबिलिटीज स्टेटेड इन द बैलेंस शीट. लायबिलिटीज़ जो बैलेंस शीट में दे रखी है उनको वो वेरीफाई करेगा कि ये एक्चुअल में इस लीगल एंटिटी की या फिर फर्म की वो है भी या लायबिलिटीज़ या नहीं है. नाइन्थ पॉइंट है चेकिंग द रिजल्ट शोन बाय द पीएनएल एंड टू सी वेदर द रिजल्ट्स आर ट्रू एंड फेयर. जो रिजल्ट पीएनएल डिपेक्ट कर रहा है वो ट्रू एंड फेयर है भी या नहीं है.
मतलब वो उस कंपनी की या लीगल एंटिटी की रियल पोजीशन दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। 10th point, where audit is of corporate entity confirming that statutory requirements have been complied with। अगर हम लोग कॉर्पोरेट एंटिटी की फॉर एग्जांपल कंपनी की हम ऑडिट कर रहे हैं तो हमने कंपनी लॉ का मतलब मैनेजमेंट ने कंपनी लॉ को फॉलो करा है या नहीं करा है, ये ऑडिटर को चेक करना रहता है। लास्ट पॉइंट, रिपोर्टिंग टू द अप्रोप्रिएट पर्सन या बॉडी। ऑडिटर को अपने अप्रोप्रिएट पर्सन को, फॉर एग्जांपल कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, TCWG को रिपोर्ट करना रहता है। वेदर द स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स एग्जामिन्ड डू रिवील अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर हमारे एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑडिटर खत्म होते हैं कि हमारे को क्या क्या चीज़ें अपनी ऑडिट के अंदर कवर करनी रहती हैं। एसर्शंस का मीनिंग हमने देख लिया है, रिप्रेजेंटेशंस बाय द मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा टाइप्स ऑफ ऑडिट क्या क्या होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑडिट, ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर लॉ फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट एंड द वॉलंटरी ऑडिट, जो कि प्रोप्राइटर या फिर पार्टनरशिप कराना चाहे तो वो करा सकती हैं। ये जो है मतलब ऑडिट इज नॉट लीगली ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस। इसी के बेसिस पे ये हमारा बाइफर्केशन हुआ है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ये जो आगे की चीज़ें दे रखी हैं आप इनको छोड़ सकते हैं या फिर एक बार रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नाउ सी, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली लिस्ट के अंदर भी हमने इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया आपके अटेम्प्ट के लिए। ओके, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन कैसा आएगा कि द चीफ यूटिलिटी ऑफ ऑडिट लाइज इन रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ध्यान दीजिएगा, on the basis of which the state of affairs may be easy to understand। apart from this obvious utility, ये तो रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो ऑडिटर को उसको अपना ओपिनियन देना है वो तो है ही। इसके अलावा देयर आर अदर एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, सम और ऑल ऑफ दीज आर कंसिडर्ड वैल्यूएबल इवन टू दोज एंटरप्राइजेज एंड ऑर्गेनाइजेशंस वेयर ऑडिट इज नॉट कंपलसरी। ऊपर अभी हमने देखा था ऑडिट की 2 तरीके की होती है, ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर लॉ और एक नॉर्मल जो कि कंपलसरी ऑडिट नहीं होती है वो। तो जिनके लिए कंपलसरी नहीं होती है उनके लिए भी बहुत सारे एडवांटेजेस रहते हैं। वो क्या एडवांटेजेस हैं वो हम लोग अब देख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है, इट सेफगार्ड्स द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ पर्सन्स हु आर नॉट एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि पार्टनर हो, मैनेजमेंट नहीं हो, पार्टनर हो, या फिर शेयर होल्डर्स हो, बैंकर्स हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, FIs, पब्लिक एट लार्ज हो, जो कि उस कंपनी में इंटरेस्टेड तो हो लेकिन उसके मैनेजमेंट में पार्ट नहीं ले रही हो या फिर उसका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट डायरेक्टली नहीं दिख रहा हो हमारे को, तो उन लोगों के लिए ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरह काम आएंगे। अगला पॉइंट, इट एक्ट्स एज मॉरल चेक ऑफ द एम्प्लॉयज़ फ्रॉम कमिटिंग डिफॉल्केशंस और एम्बेजलमेंट्स। अगर हम लोग ऑडिट करेंगे तो जो एम्प्लॉयज़ रहेंगे वो वहाँ से कुछ चोरी करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि उनको डर रहेगा कि ऑडिटर अगर पकड़ लेगा तो वो उस कंपनी से या लीगल एंटिटी से आउट किए जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट आ रहा है, ऑडिटेड स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स आर हेल्पफुल इन सेटलिंग लायबिलिटीज़ फॉर टैक्सेस। जो हमारे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रहते हैं उससे हम लोग हमारे टैक्स की कैलकुलेशंस इजीली कर सकते हैं। लोन्स अगर हमारे को लेने हैं बैंक से तो इजीली हम ले सकते हैं, और अगर हम लोगों को हमारा बिजनेस सेल करना है या कोई और बिजनेस परचेज करना है तो उसके लिए हम परचेज कंसिडरेशन का भी आराम से उन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से निकाल सकते हैं। दीज आर ऑल्सो हेल्प यूजफुल फॉर सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट्स। जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो बोल रहे होंगे हमारे को हायर वेजेस दो, हायर बोनस दो, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है अगर मैनेजमेंट उसको बनाएगा तो, और जो मैनेजमेंट रहेगा वो बोलेगा कि हम लोग तो कम देना चाहते हैं। तो इस लड़ाई को सॉल्व करने के लिए हम लोग ऑडिटर की हेल्प से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट करवा सकते हैं और बिल्कुल रियल अपना प्रॉफिट निकलवा सकते हैं, जिससे हम लोग वेजेस और बोनस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें एज वेल एज क्लेम्स को भी हम लोग सेटल कर सकें। फिफ्थ पॉइंट आ रहा है, एन ऑडिट कैन ऑल्सो हेल्प इन द डिटेक्शन ऑफ वेस्टेजेस एंड लॉसेज। अगर हमारे कहीं पे किसी पार्ट में कंपनी के बहुत ज़्यादा लॉसेज हो रहे हैं तो वो हमारे ऑडिट से मालूम पड़ जाएंगे, क्योंकि ऑडिटर अपनी रिपोर्ट के अंदर सारी चीज़ें डिपेक्ट करेगा। सिक्स्थ पॉइंट, ऑडिटर ascertains whether the necessary books of accounts and allied records have been properly kept। हमारा मतलब जो कॉर्पोरेट लॉज के अंदर जैसे कंपनीज एक्ट के अंदर पूरा दे रखा है कि आपको इन प्रोसीजर्स के थ्रू अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, तो वो प्रॉपर्ली मेंटेन है भी या नहीं है। एंड हेल्प्स द क्लाइंट इन मेकिंग गुड डेफिशिएंसीज और इनएडिकेसीज इन दिस रिस्पेक्ट। और अगर उस क्लाइंट के पास कुछ उनमें डेफिशिएंसीज हैं तो ऑडिटर उनको दूर कराने में हेल्प करेगा। अब एज एन अप्रेजल फंक्शन ऑडिट रिव्यूज द एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशंस ऑफ वेरियस कंट्रोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस। अब ऑपरेशंस मतलब हो गया वर्किंग कंट्रोल्स, जो ऑडिटर रहता है वो इंटरनल कंट्रोल्स की एग्जिस्टेंस और ऑपरेशंस को भी देखता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एच पॉइंट, ऑडिटेड अकाउंट्स आर ऑफ ग्रेट हेल्प इन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन और डेथ ऑफ द पार्टनर।
हम लोग अगर पार्टनरशिप के अंदर हम लोग पार्टनरशिप की ऑडिट कर रहे हैं और अगर वो उसके ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, तो जब एडमिशन और रिटायरमेंट हो रहा होगा तो हम लोग उसको ईजिली एडमिट कर सकते हैं या फिर रिटायरमेंट कर सकते हैं और उसको कैपिटल का पार्ट दे सकते हैं इंक्लूडिंग द प्रॉफिट और लॉसेज। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, गवर्नमेंट में रिक्वायर ऑडिटेड एंड सर्टिफाइड स्टेटमेंट्स बिफोर इट गिव्स असिस्टेंस और इशूज अ लाइसेंस फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेड। गवर्नमेंट अगर कुछ हमारे को असिस्टेंस देना चाह रही है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, या फिर हमारे को कोई लाइसेंस इशू करना चाह रही है, तो वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बिहाफ पे उनको दे सकती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। ये भी क्वेश्चन हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रखा है। यह आपके ऐसे 200 को भी कवर होता है। ऐसे 200 का नाम है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, ये हमने ऊपर कवर कर रखा है, टू डेपिक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड गिव रीजनेबल एश्योरेंस। तो और कंडक्ट ऑफ ऑडिट एंड अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, और इंडिपेंडेंट ऑडिटर को अपनी ऑडिट को स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के बिहाफ पे कंडक्ट करना चाहिए। अब आरटीपी नवंबर 18 में आपके क्वेश्चन आया था, द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैन नॉट रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू जीरो। यहाँ पर अभी ऑडिट रिस्क वर्ड आ रहा है। ऑडिट रिस्क का मतलब होता है द रिस्क दैट ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। मतलब ऑडिटर की रिस्क, मतलब ऑडिटर उस कंपनी के अंदर जो रिस्क है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया और उसके हिसाब से उसने गलत ओपिनियन दे दिया। ओके, तो ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैन नॉट रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू जीरो एंड कैन नॉट देयरफॉर ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो हम लोग देते ही नहीं हैं, हम लोग रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स ड्यू टू फ्रॉड और एरर। दिस इज बिकॉज देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट। द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट अराइजेज फ्रॉम, ये 4 पॉइंट्स हैं, आपको ये 4 पॉइंट्स एज इट इज याद करने पड़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट आ रहा है नेचर ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रहते हैं उसमें जब मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करता है तो वो अपने जजमेंट लगाकर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर प्रिपेयर करता है। और इन एडिशन मैनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आइटम्स इन्वॉल्व सब्जेक्टिव डिसीजंस और असेसमेंट्स ऑफ अ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम में बहुत जगह सब्जेक्टिव डिसीजंस जाते हैं, जैसे प्रोविजंस कितने बनना चाहिए, बैड डेट्स कितने हमारे को रिकॉर्ड करने चाहिए, एस्टिमेट्स हमारे को कितने दिखाने चाहिए। तो वो उसके ऊपर ऑडिटर का मतलब वो फिक्स नहीं, गारंटी नहीं दे सकता कि बिल्कुल सही बने या नहीं बने। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। अब देयर आर प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस on the auditor's ability to obtain audit evidence. For example, there is a possibility that management or others may not provide intentionally or unintentionally complete information. ऐसी possibility है कि management intentionally या फिर unintentionally auditor को पूरी information नहीं दे ताकि वो audit अपनी पूरी कर नहीं पाए। तो ये भी एक इनहेरेंट लिमिटेशन का पार्ट बनता है। और हम लोग इससे ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगा पाएंगे तो हम लोग अपना ओपिनियन भी पूरा डिपिक्ट नहीं कर पाएंगे। अगला, फ्रॉड हो सकता है कंपनी के अंदर, और फ्रॉड हमारे को अगर मालूम नहीं पड़ पाया तो हमारे ऑडिट प्रोसीजर पूरी ढंग से नहीं लग पाएंगे और फिर वापस इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट मानी जाएगी। ये थर्ड पॉइंट, ऑडिट क्या होती है, ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है इनटू एलिज्ड रॉन्ग डूइंग। अकॉर्डिंगली ऑडिटर इज नॉट गिवन स्पेसिफिक लीगल पावर्स सच एज पावर ऑफ सर्च हमारे पास नहीं होती है विच में बी नेसेसरी फॉर सच एन इन्वेस्टिगेशन। तो हम लोग जब सब चीज़ों का सर्च कर ही नहीं सकते तो फिर हम लोग हमारा एब्सोल्यूट एश्योरेंस कैसे दे सकते हैं। टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड द बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। इसमें रेलेवेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड देयर बाय इट्स वैल्यू टेंड्स टू डिमिनिश ओवर टाइम। किसी इन्फॉर्मेशन की रेलेवेंस धीरे धीरे कम होने लग जाती है टाइम के साथ, और देयर इज बैलेंस टू बी स्ट्रक बिटवीन द रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड इट्स कॉस्ट। अगर हमारे को किसी इन्फॉर्मेशन को लेने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग रही है, जैसे 500 रुपीज़ की बात है और हम लोग उसके लिए 1 करोड़ रुपीज़ का एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो ये भी मतलब बैलेंस नहीं बैठ पाएगा बेनिफिट और कॉस्ट के बीच में। तो ये एक और फाइनेंशियल इनहेरेंट लिमिटेशन निकल के आती है यहाँ से। लास्ट पॉइंट आ रहा है हमारा अदर्स मैटर्स दैट अफेक्ट द लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। इन द केस ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट मैटर्स लिमिटेशंस ऑन द ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट मटेरियल स्टेटमेंट्स आर पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट। सच असर्शंस और सब्जेक्ट मैटर्स इंक्लूड अदर मैटर्स जो कि अफेक्ट करते हैं लिमिटेशंस को। वो क्या क्या हो सकते हैं, एक तो फ्रॉड, हमने ऊपर भी पढ़ लिया फ्रॉड, पर्टिकुलरली फ्रॉड इन्वॉल्विंग सीनियर मैनेजमेंट और कल्यूजन मतलब होता है 4-5 जने मिलकर कोई फ्रॉड कर रहे हैं, और अगर कोई फ्रॉड सीनियर मैनेजमेंट के थ्रू हो रहा है तो वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है डिटेक्ट करना। ये सब हम लोग ऐसे 240 के अंदर कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ कवर हो जाएगा एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शंस। अगर हम लोग कोई एंटिटी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शंस कर रही है तो वो भी पकड़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि वो अपने ट्रांजैक्शंस को
एंट्रीज घुमा सकेगी। ये हम लोग ऐसे 550 के अंदर डिटेल में कवर करेंगे। अगला पॉइंट आ रहा है अकरेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, ये हम लोग ऐसे 260 के अंदर कवर करेंगे। अगला पॉइंट आ रहा है फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशंस दैट में कॉज एन एंटिटी टू सीज टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, ये हम लोग ऐसे 570 के अंदर कवर करेंगे। ये चारों पॉइंट्स अदर मैटर्स की कैटेगरी में आ रहे हैं कि इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट हो सकती हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है कि एमएनओ लिमिटेड रिक्वेस्टेड द ऑडिटर CAP टू प्रोवाइड फॉर एब्सोल्यूट एश्योरेंस। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि वर्ड आ रहा है एब्सोल्यूट एश्योरेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ इट्स 10 ब्रांचेस स्कैटर्ड इन दिल्ली एंड कंफर्म दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स ड्यू टू फ्रॉड और एरर। एडवाइस देना है हमारे को यहाँ पे। अब ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे ही नहीं सकता है। अगर वो प्योर इन्वेस्टिगेशन का केस कर रहा है जहाँ पर उसको पूरी पावर ऑफ सर्च दी गई है, तब जाके वो मुश्किल से कहीं एब्सोल्यूट एश्योरेंस का केस दे सकता है। तो यहाँ पर ये आंसर एडवाइस हमारी गलत चल जाएगी। द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैन नॉट रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू जीरो एंड कैन नॉट देयरफॉर ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर और फ्रॉड। In view of the above, CAP cannot provide audit absolute assurance to MNO Limited in respect of its branches। अब इनहेरेंट लिमिटेशंस को इंस्टीट्यूट ने शॉर्ट के अंदर दे रखा है, आपको ये ऐसे का नाम बहुत ढंग से याद करना है। चारों पॉइंट्स यहाँ पे उन्होंने फिर से रिपीट कर रखे हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है DEF एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट सक्सेसफुली कैरिड आउट द ऑडिट ऑफ श्री गारमेंट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 15-16। आफ्टर द completion of the audit, there were found material misstatements due to fraud in the financial statements which were not noticed and reported by the auditor. Management alleges that it's failure on the part of the auditor. Comment। अब अगर कुछ फ्रॉड कंपनी में बाद में जाके पाया जा रहा है तो उसमें ऑडिटर की गलती है या नहीं है, हमारे को इस पे ऊपर कमेंट करना है। तो इसका आंसर भी आपका इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट के उधर से निकलेगा कि देयर इज एन अनअवॉइडेबल रिस्क दैट सम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नॉट बी डिटेक्टेड इवन दो द ऑडिट इज प्रॉपरली प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद एसेज। हम लोग अगर पूरी हमारी ऑडिट को पूरे ऐसे 200 के हिसाब से प्लान करें और परफॉर्म करें, फिर भी हमारी ऑडिट में कुछ लिमिटेशंस रह जाती हैं। वो हमने 4 पॉइंट्स ऊपर इनहेरेंट लिमिटेशंस के पढ़े थे। अकॉर्डिंगली द subsequent recovery or of a material misstatement of the financial statement resulting from fraud or error does not by itself indicate a failure to conduct an audit in accordance with essays। इसलिए इसमें ऑडिटर की गलती हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। However, the inherent limitations of an audit are not a justification for the auditor to be satisfied with the less than persuasive audit evidence। अब अगर ऑडिटर ने less than persuasive audit evidences लिए होंगे, मतलब उसने ध्यान नहीं दिया होगा ऑडिट एविडेंसेस पे कलेक्ट करते हुए, या फिर ऐसे ही निकाल दिया कि हाँ इसमें कोई गलती नहीं है, तो फिर यहाँ पर ऑडिटर की गलती मानी जाएगी। Where the auditor has performed an audit in accordance with essays is determined by the audit procedures performed in the circumstances। अगर ऑडिट प्रोसीजर्स उसने सारे लगाए हैं और सही लगाए हैं, तब तो ऑडिटर की गलती नहीं मानी जाएगी, अदरवाइज ऑडिटर को यहाँ पर ब्लेम दिया जाएगा। ओके, यहाँ पर आप अपने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर को भी यहाँ पे थोड़ा सा प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये जो लिमिटेशंस दे रखी हैं वो भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। आगे के टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, रिलेशंस ऑफ ऑडिटिंग विद अदर डिसिप्लिन्स के यहाँ से। So here we are done. Friends, please give your honest reviews about whether you liked this video and what are the areas where we can improvise our video. Like the video and subscribe the channel and share it with your friends too. Study hard and make your parents feel proud. Jai Jinendra.